नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज मैं बात करूंगा धर्मयुग की और धर्मयुग के संपादक रहे डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती की पुण्यतिथि है आज। 4 सितंबर 1997 को उनका निधन हो गया था। आज 24 साल पूरे हुए और वैसे यह उनकी 25वीं पुण्यतिथि कही जा सकती है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्हें धर्मवीर भारती ने धर्मयुग में काम करने के लिए चुना और मैं सीधी भर्ती के तहत धर्मयुग में उप संपादक बना। उसके पहले मैं नई दुनिया में काम करता था और नई दुनिया में उप संपादक के रूप में मेरा कामकाज अच्छा चल रहा था, लेकिन जब धर्मयुग का विज्ञापन आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने धर्मयुग में उप संपादक बनने के लिए आवेदन किया। मेरे साथ अशोक कुमार भी चुने गए थे और अजंता चौधरी भी। अशोक कुमार बाद में इंडिया टुडे के संपादक बने, लेकिन अजंता चौधरी ने थोड़े ही दिनों में नौकरी छोड़ दी और उनकी जगह काका हरिओम धर्मयुग में नौकरी करने के लिए आए। धर्मवीर भारती के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है। वे महान संपादक थे, महान लेखक थे, लेकिन व्यक्ति के तौर पर वे बहुत घटिया व्यक्ति थे। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जब भी मुझे मौका मिला है मैंने धर्मवीर भारती के व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में, उनके सैडिस्ट रवैये के बारे में लिखा है और कहा भी है। लेकिन खैर ये एक अलग बात है। कोई व्यक्ति कैसा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जब कोई व्यक्ति लेखक है, संपादक है, जिसने युद्ध संवाददाता का काम किया हो, जिसने अंग्रेजी में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश कविताओं के अनुवाद पढ़े हो, जिसकी कविताओं ने आपातकाल के दौरान एक आग लगाने का काम किया हो, मुनादी जैसी रचना उन्होंने लिखी हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं कि वो व्यक्ति सैडिस्ट थे तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब धर्मवीर भारती इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ काम कर चुके बहुत सारे लोग अभी भी जीवित हैं और वे लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वो कितने बड़े सैडिस्ट थे। मुझे धर्मयुग में कार्य करने के लिए उन्होंने चुना था और ये मेरा सौभाग्य है। आज उनकी पुण्यतिथि पर मेरी तरफ से उन्हें सादर नमन। पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा क्षेत्र के कलानगर के एक चौराहे का नामकरण डॉक्टर धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया। धर्मवीर भारती कलानगर की ही साहित्य सहवास बिल्डिंग में रहते थे। कलानगर में ही बाजहारे का निवास मातोश्री था, जो मातोश्री उनके घर के पीछे वाली गली में था और ये एक बहुमंजिला इमारत थी जिसमें डॉक्टर धर्मवीर भारती रहते थे। जिस तरह उस चौराहे का नाम डॉक्टर धर्मवीर भारती के नाम पर रखा गया, ये अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती के नाम को सम्मान दिया गया है। धर्मवीर भारती भारतीय पत्रकारिता के शिखर पुरुषों में से हैं। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को उदात्त बनाया, ग्रहण करने लायक बनाया और धर्मयुग को एक सांस्कृतिक पत्रिका के रूप में स्थापित किया। इतना ही नहीं, 2.5 दशक से ज्यादा समय तक वे धर्मयुग को शीर्ष पर बनाए रखने में कामयाब रहे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे याद है 1981 और 82 के वे साल जब विज्ञापनदाता धर्मयुग में विज्ञापन बुक करने के लिए लंबी लाइन में लगते थे। हाल ये था कि इस साल के दीपावली विशेषांक के विज्ञापन पिछले साल यानी 1 साल पहले ही बुक हो जाया करते थे। इतना प्रेशर धर्मयुग पर विज्ञापन छापने के लिए होता था, क्योंकि धर्मयुग की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी और उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, उन दिनों प्राइवेट टीवी चैनल भी नहीं थे और धर्मयुग एक बहुत लोकप्रिय माध्यम था। धर्मवीर भारती एक ऐसे शख्स थे जो साहित्य सेवा करते थे, साहित्यकार थे, संपादक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 2.5 दशक तक धर्मयुग को ही ओढ़ा, बिछाया, पहना, खाया। उनके जीवन का हर पल धर्मयुगमय था। इतना धर्मयुग में वे खोए हुए थे। साहित्यकार और संपादक होने के बावजूद डॉक्टर धर्मवीर भारती एक सैडिस्ट व्यक्ति ही रहे। उन्होंने कभी भी अपने से जूनियर व्यक्ति को आगे नहीं जाने दिया। वे हमेशा ऐसे हालात पैदा कर देते थे कि संपादकीय सहयोगी तो क्या, क्लेरिकल स्टाफ भी उनसे खौफ खाता था। पत्रकारिता की प्रतिष्ठा से ज्यादा उन्हें बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी के पैसों की चिंता होती थी। यानी
धर्मयुग के प्रकाशक टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की चिंता उन्हें बहुत ज्यादा थी। योगेंद्र कुमार लल्ला, सुरेंद्र प्रताप सिंह, उदयन शर्मा, कन्हैयालाल नंदन, रविंद्र कालिया, मनमोहन सरल, गणेश मंत्री, विश्वनाथ सचदेव, सतीश वर्मा आदि दर्जनों नाम ऐसे हैं जो धर्मवीर भारती के हाथ के नीचे काम कर चुके थे और बाद में ये सभी बेहद कामयाब संपादक साबित हुए। लेकिन इन महान कामयाब संपादकों को प्रताड़ित करने में भी धर्मवीर भारती ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रविंद्र कालिया ने तो धर्मवीर छोड़ने के बाद काला रजिस्टर नाम का एक उपन्यास भी लिखा था, जिसमें हाजिरी रजिस्टर को लेकर आने वाले स्टाफ के सदस्यों के दस्तखत के बारे में बहुत सारी जानकारी थी कि उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जाता था। अगर कोई पत्रकार या सहायक संपादक या मुख्य उप संपादक या संपादक या प्रूफ रीडर आधा घंटे 5 मिनट से ज्यादा लेट होते थे तो काले रजिस्टर पर गोल निशान लगा दिया जाते थे। धर्मवीर भारती की पहली पत्नी कांता भारती ने तलाक के बाद अपने वैवाहिक जीवन की मुश्किलों पर एक उपन्यास लिखा था, रेत की मछली। माना जाता है कि ये उपन्यास भी उनकी पीड़ाओं और अनुभूतियों का ही सार है। बहुत दुखद उपन्यास है। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। वे कवि थे, लेखक थे, नाटककार थे और सामाजिक चिंतक के रूप में भी उन्होंने ख्याति पाई। गुनाहों का देवता उनका एक क्लासिक उपन्यास था और उन्हीं की रचना थी सूरज का 7वां घोड़ा, जिस पर श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई थी इसी नाम से, और इस फिल्म को 1992 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। धर्मवीर भारती ने महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं पर एक नाटक लिखा था, अंधा युग, जो बहुत चर्चित हुआ, कई जगह मंचित हुआ। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देशों में प्रमुख मंचों पर इस नाटक की प्रस्तुति हो चुकी है। धर्मवीर भारती बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छे आदमी थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए कर लिया था और एमए उन्होंने हिंदी में किया था और उन्हें सर्वाधिक नंबर मिले थे, जिसके लिए उन्हें चिंतामणि घोष अवार्ड मिला था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। भारत भारती सम्मान उन्हें मिल चुका था। संगीत नाटक अकादमी के अलावा केडिया न्यास का 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी उन्हें मिला था। ये वही केडिया न्यास था जिसके संयोजकों पर शंकर गुहा नियोगी की हत्या में षड्यंत्रकारी होने का आरोप भी था। उसी केडिया न्यास ने डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की थी, तो उस पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन धर्मवीर भारती ने वो पुरस्कार ग्रहण किया। धर्मवीर भारती ने देशांतर, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, कनुप्रिया, टूटा पहिया, उपलब्धि, उत्तर नहीं वक्त, उदास तुम्हारे चरण, प्रार्थना की कड़ी जैसे कई प्रमुख रचनाएं उन्होंने लिखी थी। उनमें से एक कविता उनकी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दिनों में भी चर्चित रही। ये कविता थी मुनादी। इस मुनादी कविता में जयप्रकाश नारायण के आंदोलनकारियों ने अपनी छवि देखी और इस कविता को बहुत लोकप्रिय बनाया। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद धर्मवीर भारती ने बांग्लादेश के इलाके में जाकर युद्ध रिपोर्टिंग भी की और उसे धर्मवीर में छापा भी। रिटायर होने के बाद वे कलानगर के ही साहित्य सहवास नामक भवन में रहते थे। मैं धर्मयुग छोड़कर इंदौर आ चुका था। धर्मयुग से नवभारत टाइम्स और नवभारत टाइम्स से इंदौर दैनिक भास्कर में। जब मैं इंदौर दैनिक भास्कर में था तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने सोचा कि अब जो भी हो रहा हो भारती जी से संबंध उनसे मिलने जाया जाए। तब उनका बेटा किंशुक भारती अमेरिका में नौकरी कर रहा था और उनकी बेटिया प्रज्ञा इलिस्ट्रेटेड वीकली में सब एडिटर थी। विवाह के बाद प्रज्ञा भी बांद्रा में रहती थी और उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें धर्मवीर भारती रहते थे। धर्मयुग छोड़ने के कई साल बाद भी धर्मवीर भारती ने मुझे याद रखा। जब मैं उनसे मिलने गया, मैंने उन्हें दैनिक भास्कर के कुछ अंक दिए तो उन्होंने भास्कर को पसंद किया। उन्होंने मुझे भोजन के लिए रोका और अपने साथ भोजन करने के लिए भी आग्रह किया, जिससे मैं
जिसे मैं नहीं टाल पाया। दुर्भाग्य की बात यह कि इतने महान पत्रकार की जब मृत्यु हुई, जिन्हें हजारों लाखों लोग जानते थे, लेकिन धर्मवीर भारती की मृत्यु 1997 में जब हुई, तब उनके अंतिम संस्कार में बामुश्किल 20-25 लोग ही थे। 1960 में धर्मवीर भारती धर्मयुग में आए थे और 1997 तक वे कभी भी इलाहाबाद नहीं गए। धर्मयुग में आने के बाद 37 साल बाद अंततः उनकी अस्थियां ही इलाहाबाद पहुंची, जहां संगम में उन्हें विसर्जित कर दिया गया। अगर धर्मवीर भारती का देहावसान इलाहाबाद में होता तो वहां हजारों लोग जुटते, लेकिन बहुत कम लोगों की उपस्थिति में, 20-25 लोगों की उपस्थिति में धर्मवीर भारती को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अंतिम संस्कार में जितने लोग शमशान घाट के भीतर थे, वो तो 20-25 ही थे, लेकिन शमशान घाट के बाहर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन धर्मवीर भारती के अंतिम संस्कार में आए थे और वे हजारों लोग अमिताभ बच्चन को देखने आए थे, न कि धर्मवीर भारती को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मेरे ख्याल से यह किसी भी साहित्यकार के लिए बहुत दुखद घटना है। धर्मवीर भारती किस किस्म के सैडिस्ट थे, इसके मुझे काफी तीखे अनुभव हुए। जैसे वे कभी भी किसी को छुट्टी नहीं देते थे, ऑफिस टाइम के बाद घंटों रोक कर रखते थे, लोगों को, अपने स्टाफ के लोगों को प्रताड़ित करते थे, उन्हें अपशब्द कहते थे, उनका इंक्रीमेंट रोकने की, उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकियां देते थे, व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते थे और कहते थे कि मैं तुम्हारा बंबई में रहना, उन दिनों बंबई हुआ करता था, मैं तुम्हारा बंबई में रहना मुश्किल करवा दूंगा। इन सब बातों के चलते मेरी उनसे लगातार तनातनी नहीं रही और मैंने लंबे समय तक ट्रेड यूनियन बाजी की। मुंबई मजदूर सभा में मैं बेनेट कोलमैन कंपनी यूनिट का उपाध्यक्ष भी रहा और धर्मवीर भारती के हर प्रयास का, उनकी हर प्रताड़ना का मैंने करारा जवाब दिया। अंततः धर्मवीर भारती ने मुझे नवभारत टाइम्स में जाने के लिए विवश किया, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के समूह में ही रहा और बरसों तक धर्मवीर भारती की आंखों में आंखें डालकर बातें करता रहा। धर्मवीर भारती कैसे सैडिस्ट थे, इसका तरीका यह है कि उस जमाने में धर्मयुग में एक पियोन हुआ करते थे, रामजी भाई। भारती जी चाहते थे कि कभी भी उनके दफ्तर का पियोन कुर्सी पर ना बैठे, या तो वो खड़ा रहे या उनके केबिन के बाहर रखे स्टूल पर बैठा रहे। जितने समय भारती जी होते उतने समय बैठा रहे। अब भारती जी को थी शुगर की बीमारी। वे हर घंटे में उठ के बार बार पेशाब घर जाते थे, तो जब भी वे केबिन से निकलते वे देखते कि उनका पियोन स्टूल पर बैठा है या नहीं, या वहां खड़ा है या नहीं। एक बार मैंने देखा कि वो पियोन किसी खाली कुर्सी पर बैठ गया और टेका लगाकर, तो धर्मवीर भारती ने उससे कहा कि तुम पियोन हो, तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, या तो खड़े रहो या स्टूल पर बैठो। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातों को दिल पे ले लेते थे और अपनी हैसियत से छोटे लोगों को भी प्रताड़ित करने में नहीं चूकते थे भारती जी। खैर, अब वे इस दुनिया में नहीं है। मेरी ओर से भी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके साहित्य को अजर अमर रखे। हिंदी प्रेमी उनके साहित्य को लगातार पढ़ें, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।